हमारा सेकंड लेक्चर है प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट चैप्टर के ऊपर, जिसमें आज हम स्टडी करेंगे और लेक्चर रहेगा हमारा हेनरी फ्योल के ऊपर। हेनरी फ्योल्स प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। हेनरी इज द इंडस्ट्रियलिस्ट, राइट? तो फ्योल्स प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। तो फ्योल्स प्रिंसिपल्स, इन्होंने 14 प्रिंसिपल्स हमें दिए हैं जो हम स्टेप बाय स्टेप डिस्कस करेंगे। तो जो हेनरी फ्योल थे वो एक इंडस्ट्रियलिस्ट थे, मैनेजर थे, और उन्होंने बहुत सारे प्रिंसिपल्स को डेवलप किया। तो उन्होंने अपनी लाइफ में जो हमें 14 प्रिंसिपल दिए हैं वो हम स्टेप बाय स्टेप करेंगे कि अगर हम उनको फॉलो करेंगे तो हमें क्या फ़ायदा मिलेगा, क्या गेन होगा, और अगर हम उसका कोई वायलेशंस करते हैं, उसको ब्रेक करते हैं वाला रूल, तो हमें क्या क्या नुकसान हो सकते हैं। तो उसके 14 प्रिंसिपल्स हैं फ्योल के। तो फ्योल का जो कंट्रीब्यूशन है वो मैनेजमेंट में बहुत ज़्यादा है, इनको फादर ऑफ मैनेजमेंट भी कहा जाता है। तो हम स्टेप बाय स्टेप, इनका पहला प्रिंसिपल है जो यूनिवर्सल है वो है डिवीज़न ऑफ वर्क। डिवीज़न ऑफ वर्क में कोई भी एक कॉम्प्लिकेटेड वर्क हो सकता है जो बड़ा वर्क है, और हम उसको फिर बाद में छोटे छोटे वर्क में डिवाइड कर देते हैं। जब आदमी किसी एक काम को करेगा तो वो उसमें स्पेशलाइज हो जाएगा, उसमें एफिशिएंट हो जाएगा, उसमें उसकी प्रोडक्टिविटी बढ़ जाएगी डिवीज़न ऑफ वर्क से। जैसे कि फॉर एग्जांपल कि 11th-12th में फॉर एग्जांपल कि आपको साइंस लेनी है, तो साइंस पढ़ाने के लिए वहाँ पर आपको फिजिक्स के जो टीचर्स हैं वो अलग होंगे, केमिस्ट्री के टीचर अलग होंगे, बायो के टीचर्स अलग होंगे। तो इसको हम डिवीज़न ऑफ वर्क कहते हैं, और जो मैथ्स पढ़ा रहे हैं वो टीचर अलग हो, तो इसको हम डिवीज़न ऑफ वर्क कह सकते हैं। इसको जब हम एक काम को करते रहेंगे तो उसमें स्पेशलाइजेशन आ जाएगा, एफिशिएंसी आ जाएगी, प्रोडक्टिविटी आ जाएगी। तो ओके स्टूडेंट, इसको प्रिंसिपल्स को देखते हैं अब हम। तो सबसे पहली बात है फ्योल्स प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट कर रहे हैं। तो पहला हमारा प्रिंसिपल है डिवीज़न ऑफ वर्क। डिवीज़न ऑफ वर्क मीन्स टू डिवाइड और ब्रेक अप ए सिंगल कॉम्प्लिकेटेड जॉब इनटू डिफरेंट स्मॉल स्पेशलाइजेशन टास्क। एक सिंगल काम को हम छोटे छोटे काम में बांट देते हैं। When a person perform a part of job again and again, he becomes specialized. तो वो बार बार एक काम को करेगा तो वो स्पेशलाइज हो जाएगा, and efficiency improves. Division of work lead to specializations, और बार बार उस काम को करने से स्पेशलाइजेशन आ जाएगा, which in turn lead to efficiency, productivity and profitability को बढ़ा देगा। अगर आप बार बार एक ही काम को कर रहे हैं, एक टेलर है, एक दर्जी है, वो बार बार उसी कपड़े की सिलाई करता रहता है, तो वो कुछ टाइम के बाद उसमें परफेक्ट हो जाएगा, उसको स्पेशलाइजेशन आ जाएगी। अब स्टूडेंट इसमें हम देखते हैं कि इसके दो पॉइंट हो सकते हैं, पॉजिटिव इम्पैक्ट एंड कंसिक्वेंसेस ऑफ वायलेशंस। अगर हम ये रूल को ब्रेक करते हैं तो क्या होता है, और अगर हम इसको फॉलो करते हैं तो क्या होता है। एक तो स्पेशलाइजेशन आ जाएगा, मिनिमाइजेशन ऑफ वेस्टेज होगा, थर्ड पॉइंट इम्प्रूव एफिशिएंसी हो जाएगी। कंसिक्वेंसेस ऑफ वायलेशंस क्या हो जाएगा, ओवर बर्डन हो जाएगा, हो सकता है एक के ऊपर ही ज़्यादा बर्डन हो जाए, कॉन्फ्लिक्टिंग सिचुएशंस आ सकते हैं, आपस में मतभेद हो सकते हैं कई सारे, और चॉइस एंड कंफ्यूजन, और बाद में कंफ्यूजन भी पैदा हो सकते हैं। स्टूडेंट, सेकंड जो प्रिंसिपल है फ्योल्स का, वो आपका अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी में रिलेशन बताता है। अथॉरिटी का मतलब होता है कि आप किसी को ऑर्डर्स देते हैं और उसको उसका पालन करने के लिए, उसको ओबे करने के लिए मजबूर करते हैं। तो कहने का मतलब है कि जो ऑर्डर्स हैं वो जब आपके पास अथॉरिटी होगी तभी आप दे सकते हैं किसी को ऑर्डर। और रिस्पॉन्सिबिलिटी का मतलब होता है अकाउंटेबिलिटी। जब हम किसी को कोई काम करने के लिए देते हैं और वो उसको काम को नहीं कर पाता है तो उसको उसका जवाब देना पड़ता है, जिसको हम इंग्लिश में कहते हैं अकाउंटेबिलिटी। अगर मेरे पास कोई पावर है, मेरे पास कोई राइट है, तो तभी मैं दूसरे को ऑर्डर दे सकता हूँ, और अगर वो व्यक्ति काम नहीं करता है तो वो मेरे लिए अकाउंटेबल होगा कि वो ये काम क्यों नहीं कर पाया। तो अथॉरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी में बेटर कोऑर्डिनेशन होना जरूरी है। रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड अथॉरिटी मस्ट बी इक्वल। अगर अथॉरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी इक्वल है
तो फिर बहुत ही बढ़िया है। अगर अथॉरिटी रिस्पॉन्सिबिलिटी के इक्वल है देन गुड, इफ अथॉरिटी ग्रेटर देन रिस्पॉन्सिबिलिटी नॉट, और इफ अथॉरिटी इज स्मॉलर देन रिस्पॉन्सिबिलिटी तब भी ये रूल फॉलो नहीं होता है। तो मीन देयर शुड बी ए बैलेंस बिटवीन अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, और दोनों ये इस तरह से है कि जैसे हाथ में हाथ मिला के दोनों चलने चाहिए। अगर दोनों में कहीं पे भी इम्बैलेंसेस होता है तो कुछ समस्याएं आपके सामने आ जाएगी। इसलिए अथॉरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी, अथॉरिटी इज द राइट to give orders and get them obeyed, and responsibility involve being accountability, आपको जवाब देना होता है। Authority and responsibility are closely related. Principal authority and responsibility state that these two must go hand in hand. दोनों को आपस में हाथ मिला के चलना चाहिए। एक प्रॉपर अथॉरिटी इज नॉट डेलीगेटेड, डेलीगेटेड का मतलब होता है कि आपने अगर किसी से काम करवाना है तो उसको आपको पावर भी देनी चाहिए, तो उसको डिलीवर करनी चाहिए टू द एम्प्लॉय। दे कैन नॉट डिस्चार्ज देयर ड्यूटीज विद एफिशिएंसी। तो जब तक आप उसको पावर नहीं देंगे, तो पावर होना बहुत जरूरी है, तभी हम दूसरों से काम करवा सकते हैं। ये चीज ध्यान रखें। अगर अथॉरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी का रूल फॉलो नहीं होता है तो वो हम देखते हैं। तो पहले तो अगर होता है तो क्या होता है, पॉजिटिव इफेक्ट। पॉजिटिव इफेक्ट का मतलब है कि अगर ये रूल फॉलो हो रहा है, पॉजिटिव इफेक्ट का मतलब है अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी बोथ आर इक्वल, नो मिसयूज ऑफ अथॉरिटी इफ अथॉरिटी इक्वल टू रिस्पॉन्सिबिलिटी, हेल्प इन मीटिंग रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑन टाइम विदाउट एनी डिले, कोई देरी भी नहीं होगी अगर राइट, रिस्पॉन्सिबिलिटी और अथॉरिटी में बराबर का बैलेंस है। कंसिक्वेंसेस अगर ऐसा नहीं होता है, अगर ये दो सिचुएशंस होती हैं तो वायलेशन हो सकता है, इफ अथॉरिटी मोर और इफ रिस्पॉन्सिबिलिटी मोर। डिले इन वर्क और इन द कंप्लीशन ऑफ वर्क ड्यू टू द लेस अथॉरिटीज, मिसयूज ऑफ अथॉरिटी ड्यू टू द एक्सेस अथॉरिटी। अगर आपके हाथ में पावर आ जाएगी तो आपका दिमाग खराब हो जाएगा, आप किसी को भी पीटना शुरू कर दोगे, आपके हाथ में पावर है। ओवरबर्डन विद वर्क विद एक्सेस रिस्पॉन्सिबिलिटी, और अगर आपके पास एक्सेस रिस्पॉन्सिबिलिटी है, यहाँ पर आपके पास एक्सेस अथॉरिटी थी या एक्सेस रिस्पॉन्सिबिलिटी है, काम का बर्डन ज़्यादा हो गया, तो यू मे गेट मैड, आप पागल भी हो सकते हैं, आपके ऊपर काम का बर्डन ज़्यादा आ गया। ओके स्टूडेंट, ओके स्टूडेंट्स, जो हेनरी फ्योल है उनका जो थर्ड प्रिंसिपल है वो है डिसिप्लिन। तो डिसिप्लिन्स, जैसे आप जानते हैं कि डिसिप्लिन्स में हम एक दूसरे की रिस्पेक्ट करनी चाहिए, और जो ऑर्गेनाइजेशंस के जो रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं उसको फॉलो करना चाहिए, और ऑब्जर्वेशंस करना चाहिए बाकी चीज़ों की भी। अगर डिसिप्लिन अगर किसी ऑर्गेनाइजेशन में होगा तो वो जो ऑर्गेनाइजेशंस है वो आगे बढ़ता चला जाएगा और वो सक्सेसफुली रन करेगा और अपने गोल को ईजिली अचीव कर लेगा, और जो रिसोर्सेज हैं उनमें वेस्टेज भी बहुत कम होगी और वो इकॉनमी वाइज अचीव कर दिया जाएगा, यानी कि उसकी जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है वो कम आएगी, और जो मैनेजमेंट है और जो एम्प्लॉइज हैं उनके आपस में जो रिलेशंस हैं वो गुड रिलेशंस क्रिएट होंगे जो कि ऑर्गेनाइजेशन को आगे ले जा पाएंगे। और अगर ये जो रूल्स हैं, जो आपका डिसिप्लिन है, अगर ये ब्रेक होता है, इसका वायलेशंस होता है, तो वो ये हाइट ऑफ डिसऑर्डर पैदा हो जाएगा, कोई भी एक दूसरे की रिस्पेक्ट नहीं करेगा। अगर हम डिसिप्लिन में रहेंगे तो एक दूसरे की रिस्पेक्ट करेंगे, मैनेजमेंट और एम्प्लॉइज के बीच में गुड रिलेशन होंगे, और अगर हम डिसिप्लिन को ब्रेक करते हैं तो एक तो वहाँ पे वेस्टेज होगी और हाइट ऑफ डिसऑर्डर हो जाएगा, कोई भी एक दूसरे की रिस्पेक्ट नहीं करना चाहेगा, कोई भी जो हमारे रूल्स एंड रेगुलेशन है उसको नहीं मानेगा। और दूसरी बात यह है कि वहाँ पे कंफ्यूजन रहेगी, हमेशा एक दूसरे के साथ डिस्प्यूट रहेंगे, तो ये हमारे उसके वायलेशंस हैं। तो अब हम इसको देख लेते हैं स्टूडेंट। डिसिप्लिन मीन्स ओबीडियंस एंड रिस्पेक्ट फॉर अथॉरिटी एंड ऑब्जर्वेंस ऑफ एस्टैब्लिश्ड रूल्स। जो हमने रूल्स एस्टैब्लिश करे हैं उनको हमने ऑब्जर्वेंस करना है, एक दूसरे की रिस्पेक्ट करनी है, डिसिप्लिन में रहना है। फ्योल हैज एम्फासिस्ड दैट ए सेंस ऑफ डिसिप्लिन शुड बी प्रेजेंट इन ऑल एम्प्लॉइज। डिसिप्लिन जो है ये नहीं कि किसी आपका हाई लेवल पे होगा, वो प्रेजेंट होना चाहिए ऑल एम्प्लॉय, चाहे वो टॉप लेवल पे हो, मिडिल लेवल पर हो, चाहे वो आपका
लो लेवल पर हो, हर एक में डिसिप्लिन होना चाहिए ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन एट ऑल लेवल्स सो दैट ऑर्गेनाइजेशन कैन परफॉर्म एंड अचीव इट्स ऑब्जेक्टिव इन द बेस्ट पॉसिबल वे, जिससे कि आप अपने जो ऑब्जेक्टिव है आपके लाइफ के वो आप अचीव कर सकते हैं, ऑर्गेनाइजेशन के गोल अचीव कर सकते हैं। पेनल्टीज शुड बी अप्लाइड जुडिशियल टू इंश्योर डिसिप्लिन, आप उसके लिए पेनल्टीज भी रख सकते हैं जो आपको प्रॉपर रहे, जो उचित लगे, वो आप डिसिप्लिन को मेंटेन करने के लिए लगा सकते हैं। अगर पेनल्टी लगानी पड़े तो वो भी आप लगा सकते हैं। इसके पॉजिटिव इफेक्ट क्या है? हेल्पफुल इन अचीविंग द गोल्स, इम्प्रूव एफिशिएंसी, कॉर्डियल रिलेशन। ये ध्यान रखें कि मैनेजमेंट और एम्प्लॉइज में गुड रिलेशंस क्रिएट हो जाएंगे बिटवीन द मैनेजमेंट एंड एम्प्लॉइज, इकोनॉमी ऑफ रिसोर्सेज, और जो रिसोर्सेज हैं वो आपके अच्छी तरह से यूज होंगे तो वो आपकी कम कॉस्ट के ऊपर आपका गुड्स प्रोड्यूस होगा। कंसिक्वेंसेज ऑफ वायलेशन, अगर आपका यहाँ पे वायलेशन होता है, रूल्स को ब्रेक करते हैं, आप इसको फॉलो नहीं करते हैं डिसिप्लिन को, तो हाइट ऑफ डिसऑर्डर जैसे मैंने आपको बताया, कॉन्फ्लिक्ट हो जाएंगे, चॉइस हो जाएगा, वेस्टेज ऑफ रिसोर्सेज होगा, रिसोर्सेज खराब होने शुरू हो जाएंगे। नेक्स्ट जो प्रिंसिपल है हैंडी फ्यूल का, उसका नाम है यूनिटी ऑफ कमांड। यूनिटी ऑफ कमांड, दिस इज द इम्पोर्टेंट प्रिंसिपल ऑफ द हैंडी फ्यूल। इट स्टेट दैट देयर शुड बी वन बॉस, आपका जो बॉस है वो एक होना चाहिए, ठीक है। अगर आपके बहुत सारे बॉस होंगे तो वो आपको डिफरेंट ऑर्डर देंगे और आप कंफ्यूज हो जाएंगे कि किसका ऑर्डर पहले पूरा करें और किसका ऑर्डर बाद में करें। अगर आप एक के ऑर्डर को मानते हैं तो दूसरे के साथ आपसे डिस्प्यूट पैदा हो जाते हैं, इसके कारण हमारी जो है वो ईगो क्लैश हो जाते हैं मैनेजर्स के बीच में। वो कहता है भाई मेरे रूल्स को फॉलो क्यों नहीं करा, दूसरा कहता है भाई मेरे रूल्स को फॉलो क्यों नहीं करा, मेरे ऑर्डर को फॉलो क्यों नहीं किया। तो देयर शुड बी वन बॉस। अगर आप कोई सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं और उसको आपको एक ही टीचर पढ़ा रहा है और अगर आप उसी को ही समझ रहे हैं तो वो आपके लिए ज़्यादा सही रहेगा, बजाय कि आपको अगर 3 या 4 टीचर वही सेम सब्जेक्ट पढ़ाना शुरू कर दें तो आपको प्रॉब्लम हो जाएगी और उसमें आपके बहुत सारे जो टीचर्स हो जाएंगे, तो एक टीचर की बजाय 4 टीचर्स हो गए। तो यहाँ पे मैनेजमेंट के अंदर आपका एक बॉस होना चाहिए, देयर शुड बी वन बॉस। इससे क्या होगा कि आपका डिसिप्लिन बना रहेगा, आपस में ईगो क्लैश नहीं होगी। और अगर इस प्रिंसिपल को फॉलो नहीं करेंगे तो वही बात है, ईगो क्लैश होगी, आपस में डिस्प्यूट पैदा हो जाएंगे और हाई डिग्री ऑफ जो डिसऑर्डर है वो डिसिप्लिन पैदा हो जाएगा और डिसिप्लिन को मेंटेन करना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। तो अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल वर्कर्स शुड रिसीव ऑर्डर फ्रॉम ओनली वन मैनेजर, अब देयर शुड बी वन बॉस। इफ देयर आर मैनी सुपीरियर गिविंग ऑर्डर टू द सेम employee, he will not be able to decide as which order is to be given priority। तो वो एम्प्लॉय के लिए दिक्कत हो जाएगी, किसका ऑर्डर पहले पूरा करूं, किसका ऑर्डर बाद में वो करूं। उसके कारण जो मैनेजर्स हैं उनमें आपस में क्लैश हो जाएगा, आपस में लड़ाई हो जाएगा, झगड़े हो जाएंगे और डिसिप्लिन को मेंटेन करना मुश्किल हो जाएगा। तो अब स्टूडेंट देखते हैं इसके पॉजिटिव इफेक्ट क्या है। हार्मोनियस एंड कॉर्डियल रिलेशंस पैदा होंगे, गुड रिलेशंस पैदा होंगे, एफिशिएंसी इन परफॉर्मेंस होगी, नो कंफ्यूजन इन द माइंड ऑफ एम्प्लॉइज, एम्प्लॉय को पता है व्हाट टू डू, उसको क्या करना है क्योंकि उसका एक ही बॉस है। और नो ईगो क्लैश, तो उसका एक ही बॉस है तो किसी के साथ लड़ाई झगड़ा भी नहीं होगा। अगर आप इस प्रिंसिपल को फॉलो नहीं करते हैं तो कॉन्फ्लिक्ट होंगे, लड़ाई झगड़े होंगे, ईगो क्लैश बिटवीन द मैनेजर्स आपस में लड़ पड़ेंगे, ओवरलैपिंग ऑफ ऑर्डर्स एंड इंस्ट्रक्शंस, और ओवरलैपिंग हो जाएगी, कोई काम 2 बारी आ जाएगा, एंड डिफिकल्टी इन मेंटेनिंग डिसिप्लिन, और डिसिप्लिन को मेंटेन करना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। ओके स्टूडेंट, अब हमारा जो नेक्स्ट प्रिंसिपल है वो है यूनिटी ऑफ डायरेक्शन। अभी इससे पहले हमने यूनिटी ऑफ कमांड किया है, दोनों में डिफरेंस है। यूनिटी ऑफ डायरेक्शन ये कहता है कि अगर सभी एम्प्लॉइज के ऑब्जेक्टिव सेम है तो हमें एक ही डायरेक्शन में जाके काम करना चाहिए, और अगर हम सभी लोग एक ही डायरेक्शन में जाके काम करेंगे, अगर हमारा ऑब्जेक्टिव सेम है तो उस गोल को हम इजीली अचीव कर लेंगे। और अगर हमारी डायरेक्शन सबकी अलग अलग है तो फिर हम उस ऑर्गेनाइजेशन के गोल को अचीव नहीं कर पाएंगे,
इसी में ये जो रूल है इसमें यही बताया गया है कि सभी एम्प्लॉइज का जिनका सेम ऑब्जेक्टिव है उनको सभी को मिलकर काम एक ही डायरेक्शन में करना चाहिए, यानी कि वन हेड वन प्लान होना चाहिए। वन हेड वन प्लान, एक टाइम में आपके दिमाग में एक ही काम करने की ललक होनी चाहिए, एक ही काम करने की आपको पहचान होनी चाहिए कि आपने एक ही काम करना है। वन हेड वन प्लान। This principle states that all employees having same objective must be directed towards the same achievement of the common goals. सभी को common goal की तरफ जाना चाहिए। And thus must have one head and one plan. One head and one plan. एक टाइम में आपके दिमाग में एक चीज होनी चाहिए कि मुझे ये करनी है। पॉजिटिव इफेक्ट क्या है? अचीवमेंट ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल गोल होगा, ऑर्गेनाइजेशन गोल को अचीव करने में इजी होगा, बेटर कोऑर्डिनेशन होगा और सिस्टमेटिक वर्किंग कंडीशंस तैयार हो जाएंगे। कंसीक्वेंसेस ऑफ वायलेशंस क्या है? लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन होगा अगर इस रूल को तोड़ेंगे तो, डुप्लीकेशन ऑफ एक्टिविटीज हो जाएगी, कोई काम दोबारा हो सकता है क्योंकि हमारे डायरेक्शंस को फॉलो नहीं कर रहे हैं, और इनएफिशिएंट यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, और जो रिसोर्सेज है उसका प्रॉपर वे से यूज नहीं हो पाएगा, यानी कि वेस्टेज होना शुरू हो जाएगा। तो ओके स्टूडेंट, नेक्स्ट हमारा प्रिंसिपल है 6, सबऑर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट टू जनरल इंटरेस्ट। इसको सभी स्टूडेंट ध्यान से सुनेंगे क्योंकि इस पॉइंट के अंदर काफी स्टूडेंट कंफ्यूज रहते हैं। तो सबऑर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट टू जनरल इंटरेस्ट, इसमें वो ये कहना चाहता है, तो मैं आपसे बात करना चाहूंगा कि वो उसमें ये कहना चाहते हैं कि हमें एक इंडिविजुअल, एक व्यक्ति के इंटरेस्ट को इंपॉर्टेंस नहीं देनी चाहिए, हमें ओवरऑल सभी के इंटरेस्ट को इंपॉर्टेंस देनी चाहिए। जैसे फैमिली में एक व्यक्ति के इंटरेस्ट को इंपॉर्टेंस नहीं मिलनी चाहिए, पूरी फैमिली को देख के चलना चाहिए। उसी टाइप से पूरे ऑर्गेनाइजेशन के अंदर किसी एक व्यक्ति को इंपॉर्टेंस ना देकर पूरे ऑर्गेनाइजेशन को इंपॉर्टेंस मिलनी चाहिए। अगर पूरे ऑर्गेनाइजेशन को इंपॉर्टेंस मिलेगी तो वर्क प्रॉपर वे से होगा और जो हमारा गोल होगा हम उसको इजिली अचीव कर लेंगे। तो इसमें लिखा हुआ स्टूडेंट, द इंटरेस्ट ऑफ वन पर्सन शुड नॉट टेक प्रायोरिटी। आपने एक व्यक्ति को प्रायोरिटी नहीं देना है ओवर द इंटरेस्ट ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल एज ए होल। एक व्यक्ति को इंपॉर्टेंस ना देकर, बस इसमें यही है कि एक व्यक्ति को इंपॉर्टेंस ना देकर पूरे ऑर्गेनाइजेशन को इंपॉर्टेंस देना है। The purpose of this principle is to integrate the individual goal with the organizational goal. इसमें आपने इंडिविजुअल व्यक्ति का जो गोल है उसको ग्रुप के गोल के साथ जोड़ना है। Okay, student, in manner that both objectives are accomplished with efficiency and effectiveness. इंडिविजुअल इंटरेस्ट भी हमारा अचीव हो जाए और ऑर्गेनाइजेशन का गोल भी अचीव हो जाए, एफिशिएंसी एंड इफेक्टिवनेस, ऑल दिस लीड टू द सेटिस्फैक्शन अमंग द एम्प्लॉइज। इससे एम्प्लॉइज में सेटिस्फैक्शन आएगी और वो क्या करना चाहेगा, विच हेल्प टू मेंटेन ए कॉर्डियल रिलेशन, और गुड रिलेशन बढ़ेंगे किसके बीच में, मैनेजमेंट और एम्प्लॉइज के बीच में। अगर हम इसको फॉलो करते हैं तो कुछ पॉजिटिव इफेक्ट आते हैं, अचीवमेंट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन गोल होगा क्योंकि इंडिविजुअल और ग्रुप के अंदर अच्छे रिलेशन होंगे, कोऑर्डिनेशन बिटवीन इंडिविजुअल एंड ऑर्गेनाइजेशनल इंटरेस्ट एंड हार्मोनाइज्ड रिलेशंस, और उनमें एकता पैदा होगी, यूनिटी पैदा होगी उनमें। अगर हम इस रूल को ब्रेक करते हैं तो वेस्टेज ऑफ रिसोर्सेज, कंफ्लिक्टिंग सिचुएशंस पैदा हो जाएंगे, आपस में एक दूसरे की रिस्पेक्ट नहीं होगी, एंड डिफिकल्टी इन अचीवमेंट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन गोल, और जो वो स्कूल है, जो कॉलेज है, जो फैक्ट्री है, ऑर्गेनाइजेशन ऑफिस है, उसका गोल अचीव नहीं हो पाएगा। नेक्स्ट हमारा प्रिंसिपल है स्टूडेंट, दैट इज रेम्यूनरेशन। रेम्यूनरेशन मीन कि उनको हम सैलरी वगैरह क्या दे रहे हैं। हर एम्प्लॉइज को अगर हम उसको फेयर रेम्यूनरेशन प्रोवाइड करते हैं तो वो ऑर्गेनाइजेशन के साथ मन के साथ काम करेगा और ऑर्गेनाइजेशंस को अपना गोल अचीव करने में इजी हो जाएगा। और अगर हम उस एम्प्लॉइज को उसकी क्वालिफिकेशन, उसकी एबिलिटी, उसकी परफॉर्मेंस के अकॉर्डिंग सैलरी नहीं देते हैं तो वो उतना विद हार्ट वर्क नहीं करेगा और ऑर्गेनाइजेशंस को अपना गोल अचीव करने में दिक्कत आएगी। इसलिए जो रेम्यूनरेशन शुड बी फेयर होना चाहिए उसकी क्वालिफिकेशन के अकॉर्डिंग,
ठीक है, उसके एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग और जितना वो डेडिकेटेड है उसके अकॉर्डिंग उसकी सैलरीज होनी चाहिए। ईच एम्प्लॉय मस्ट गेट फेयर रेम्युनरेशन सो दैट दे गेट सेटिस्फैक्शन, ताकि उनको सेटिस्फैक्शन मिले। अगर सेटिस्फैक्शन नहीं होगा तो वो मन से काम नहीं करेगा। द रेम्युनरेशन system must be that it provide for fair remunerations. So that is the for fair remuneration to the employees and motivate them, और ये उनको मोटिवेट करता है for perform better and raise their standard of living, जिससे उनकी सैलरी बढ़ती है और स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ते हैं, फिर वो मन से काम करते हैं। If employees not paid properly, they will not do their work with dedication and honestly, फिर वो ईमानदारी के साथ काम नहीं करेंगे। ओके स्टूडेंट, अब हम इसके पॉजिटिव इफेक्ट और नेगेटिव इफेक्ट देखते हैं। अगर हम इसको फॉलो करते हैं तो क्या होगा, रिड्यूस लेबर टर्नओवर रेट, यानी कि लेबर कम छोड़कर जाएगी क्योंकि उनको वेजेस अच्छी मिल रही है, सैलरी अच्छी मिल रही है, तो वो ऑर्गेनाइजेशन को जल्दी से नहीं छोड़ेंगे। cordial relation रहेंगे between workers and management, good relations, employees feel satisfied with their wages and thus contribute to their best efforts। जब वो satisfied होंगे कि उनको सैलरी उनके वो जॉब के अकॉर्डिंग मिल रही है, उनके वर्क के अकॉर्डिंग मिल रही है, तो वो satisfied होंगे और मन से काम करेंगे। Consequences of violations, अगर आप ये प्रिंसिपल को फॉलो नहीं करते हैं, उसको ब्रेक करते हैं, तो क्या होगा, डिले इन अचीवमेंट ऑफ द गोल। एक तो आपका गोल अचीव नहीं हो पाएगा और रिलेशन कॉन्फ्लिक्ट आएगा, लड़ाई झगड़े रहेंगे और हाई लेवल टर्नओवर रेट रहेगा, लेबर को वेजेस कम मिलेगी, सैलरी कम मिल रही है, तो जैसे ही उसको कोई अपॉर्चुनिटी मिलेगी तो वो आपके ऑर्गेनाइजेशन को छोड़कर दूसरे ऑर्गेनाइजेशन में चला जाएगा। तो इस तरह से स्टूडेंट हमने ये प्रिंसिपल्स आपको बताए हैं और रिमेनिंग प्रिंसिपल्स इन द नेक्स्ट पार्ट। अगर आपको ये लेक्चर्स आपको समझ में आया हो, अच्छा लगा हो, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें।